हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने अभी केवीएस का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसमें आप अपेयर हुए हो या फिर आप उसकी तैयारी कर रहे थे, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपने उस एग्ज़ाम को देख के क्या सीखा या फिर आपने उस एग्ज़ाम में अपेयर होके क्या सीखा। तो आप लोगों का जो जवाब होगा वो यही होगा कि जब हमारे सामने रिक्रूटमेंट आया तो कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि यहाँ पे हम लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। बट कहीं ना कहीं जो हमें तैयारी का जो टाइम पीरियड दिया गया वो इतना कम था कि हम लोग टॉपिक में ही उलझ के रह गए थे। तो देखिए, यही चीज़ आपको DSSSB की वैकेंसी में ना हो, इसके लिए मैं आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ बोल रही हूँ कि आप यहाँ पे वैकेंसी के आने का वेट मत करिए। आप लोगों को ये पता है कि यहाँ पे जो ये न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा अभी सर्कुलेट हो रही है कि DSSSB की जो वैकेंसी है वो आपको मार्च से लेकर अप्रैल तक आपको देखने को मिल सकती है। तो देखिए, अगर आपकी वैकेंसी इसी टाइम पीरियड में या फिर इससे एक महीना भी आपका आगे पीछे होती है तो आपके पास तब क्या हो कि जब आपकी वैकेंसी आए उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाएं, इतनी आप तैयारी कर चुके हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे केवीएस एग्जाम से फ्री हो चुके हैं या फिर जिन कैंडिडेट ने इस बारी जो सीटेट पेपर हुआ था वो पेपर दिया है और उन्होंने अपनी आंसर की जो है वो मैच कर ली है और आपको लग रहा है कि आप जो है 90+ स्कोर कर चुके हैं, तो आप यहाँ पे जो DSSSB की आपकी वैकेंसी होती है, चाहे वो पीआरटी के लिए है चाहे वो टीजीटी पीजीटी के लिए है, आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। वैकेंसी हमें बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएगी। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो DSSSB एग्जाम होता है उसके अंदर आपकी जो एलिजिबिलिटी होती है, आपका एग्जाम पैटर्न होता है, सब कुछ बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको बताऊंगी ताकि आपको इस एग्जाम का पूरा कोर जो है वो समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी की बात करूं तो पीआरटी में जो आपकी एलिजिबिलिटी रखी गई है वो आपके 12th में 50% होनी चाहिए, मिनिमम यहाँ पे बताया गया है। ये मैं जनरल कैंडिडेट के लिए बता रही हूँ, कैटेगरी वाइज जो है ये परसेंटेज थोड़ा कम होता है। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो या तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए या आपका डीएलएड या आपका बीएलएड, इसके अलावा बीएड वालों को भी यहाँ पे जो है शामिल किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे कभी भी हमारी जो पीआरटी की है वो वीडियो बनती है तो आप लोगों के जो मैक्सिमम कमेंट होते हैं वो ये होता है कि बीएड वाले एलिजिबल हैं या नहीं है, तो बीएड वाले यहाँ पे एलिजिबल हैं, आप लोग अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जैसे कि ये पीआरटी की हम बात कर रहे हैं तो पीआरटी जो होता है वो सीटेट में पेपर 1 को कंसिडर करके होता है। तो देखिए, अगर आपने बीएड भी किया हुआ है तो भी आपका पेपर 1 जो है ये क्लियर होना चाहिए। अब पेपर 1 कितने कितने अंकों से क्लियर होना चाहिए, अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं ये तो आपको पता ही है कि 90 मार्क्स जो है वो मिनिमम आपके आने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर ओबीसी के लिए एक स्पेशल एरिया यहाँ पे है। अगर आप यहाँ पे दिल्ली के मूल निवासी हो और दिल्ली का ओबीसी आपके पास है तब आप यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पे आप काउंट होगे और तब आपके यहाँ पे 90 नहीं, यहाँ पे 82 मार्क्स जो हैं यहाँ पे आपको लाने होंगे। इस चीज़ को आप ठीक कर लीजिएगा। दिल्ली के जो ओबीसी है उनको कितने लाने हैं, उनको यहाँ पे 82 लाने हैं और जो आपके अदर स्टेट के आपके ओबीसी होंगे उनको यहाँ पर 90 मार्क्स ही लेके आने होते हैं। समझिएगा इस चीज़ को, अगर आप अदर स्टेट से भी हैं तो भी आप यहाँ पे DSSSB में अप्लाई कर सकते हैं। ये एक तरीके से ऑल इंडिया की ही वैकेंसी होती है। बस हाँ, जो आपका एग्जामिनेशन का लोकेशन होगा और जो आपका जॉब लोकेशन होगा वो दिल्ली के अंदर होगा। तो देखिए, अगर आपके पास अदर स्टेट का ओबीसी है तो आपके कम से कम 90 मार्क्स होने चाहिए सीटेट के एग्जाम में, चाहे आपके सर्टिफिकेट में वहां पे ओबीसी क्यों ना लिखा हो। अगर आप यहाँ पे ओबीसी दिल्ली के हैं तब आपके 82 मार्क्स जो है वो कंसिडर किए जाएंगे। इसके अलावा एससी एसटी कैटेगरी, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 82 यहाँ पे रखा गया है। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई तो आप आगे इस चीज को समझिए। देखिए, जो एज का पैटर्न यहाँ पे रखा गया है, जनरल कैंडिडेट के लिए 30 ईयर्स। इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो भी दिल्ली के ओबीसी, तब आप इसमें +3 और एससी एसटी के लिए आप +5 यहाँ पे ये कर सकते हैं। ये तो मैंने कुछ बेसिक चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर ली। अब मैं अगर इस एग्जाम के एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो ये जो एग्जाम होता है ये आपका 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका 5 अलग अलग पार्ट में स्प्लिट होता है, जिसमें आपका जीएस जीके के आपके 20 मार्क्स का कंटेंट आता है, जिसमें आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन, स्टैटिक जीके
जीके के क्वेश्चन ये आपका पूछा जाता है। इसके अलावा रीजनिंग के आपके 20 मार्क्स के आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। इसके अलावा अर्थमेटिक एंड न्यूमरल एबिलिटी यानी कि जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो आपके 20 होते हैं, इंग्लिश हिंदी 20 होते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आपने केवीएस के एग्जाम से क्या सीखा, केवीएस के एग्जाम से आपने ये सीखा है कि कम से कम ये जो पार्ट ए है यानी कि जनरल एरिया है, इसको अगर आपने केवीएस के लिए तैयार किया था, जितना भी तैयार किया था उसी में ही आप चीजें ऐड ऑन करते चले जाइए, क्योंकि मैथ्स जो है केवीएस के एग्जाम में काफी इजी आई थी, बट DSSB में आप इतना एक्सपेक्ट मत करना कि इतना इजी आएगा। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों की तैयारी अभी हो ही रखी है, या फिर अगर आप सीटेट एग्जाम जस्ट अभी देके आए तो भी आपका जो बेस है वो आपका क्लियर है। लाइक जैसे कि मैथ्स में आपने चीजें की ही होंगी, इसके अलावा आप एनसीईआरटी के टच में होंगे, तो आप जनरल पार्ट अभी से ही थोड़ा थोड़ा दिन में शुरू कर दीजिए। ये सारा 20-20 नंबर का है, यानी कि पार्ट ए जो है आपका यहाँ पे 100 मार्क्स का है, और पार्ट बी जो है अगर मैं पीआरटी की बात करूं तो इसमें पैडागोजी आएगी। पैडागोजी एक तरीके से यहाँ पे सागर जितना बड़ा सिलेबस आपका देखने को मिल जाएगा अगर आप चेक करते हो इसका। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होती है, आपको एनआईएस डीएलएड के नोट्स पढ़ने पड़ते हैं, आपको जो फिक्स सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें पढ़नी पड़ती है। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस किस टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो केवी और DSSB में क्या फर्क है। यहाँ पर DSSB में आपका इंटरव्यू जो है वो आपका पहले तो नहीं होता, इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होता, जबकि केवीएस में आपका इंटरव्यू होता है। इसके अलावा यहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 मार्क्स की, जबकि केवीएस में इंटरव्यू होता है जबकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा यहाँ पे ना जो आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है ये भी एक तरीके से सेट किया गया है कि पार्ट ए के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, ये 5 सब्जेक्ट, इसमें एग्रीगेट मार्क्स जो हों मिनिमम आपके 40% होने चाहिए, तब आप जाके यहाँ पे सिलेक्ट कहलाओगे। सेम ऐसा पार्ट बी में भी 40% मिनिमम आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए, जनरल के लिए मैं बता रही हूँ। और ऐसे ही ओबीसी एससी के लिए यहाँ पे ये पासिंग क्राइटेरिया थोड़ा सा कम हो जाता है। बट अगर आप मेरिट के अंदर आना चाहते हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि पार्ट ए क्लियर है और पार्ट बी क्लियर नहीं है, आपको दोनों को इंडिविजुअली क्लियर करना होगा, उसके बाद आपकी यहाँ पे मेरिट बनती है। आई होप ये जो एक मैंने सेशन लिया है जिसमें मैंने DSSB के बारे में आपको डिटेल में बताया, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखिए, यहाँ पे क्या है कि अगर आप चीज़ें एक तरीके से अचीव करना चाहते हो तो आपको ना रुकना नहीं है लाइफ में। अभी आपने केवी दिया, केवी कईयों का बहुत अच्छा गया है, उनके पर्सपेक्टिव। केवी कईयों का ऐसा गया है कि उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि पेपर अच्छा है या फिर बेकार है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हैं तो देखिए, अगर आपका सिलेक्शन वहाँ हो जाता है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे अच्छी न्यूज़ तो कोई हो ही नहीं सकती। बट अगर आपके पास वहाँ सिलेक्शन नहीं होता तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी तैयारी छोड़ देंगे। इसके बाद आप अपकमिंग वैकेंसी के लिए तैयारी करेंगे तो अपकमिंग वैकेंसी में आपका DSSB के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आपने जो केवीएस के लिए पढ़ा है वो यहाँ पे आपको हेल्प करेगा सभी सब्जेक्ट में, चाहे आप पैडागोजी की क्यों ना बात करो, इंग्लिश हिंदी मैथ्स हर सब्जेक्ट में काम करेगा। तो थोड़ा थोड़ा ही सही आप तैयारी कर लीजिए। अगर आप ये सब चीज़ें तैयार करते हैं तो वो इंटरव्यू में भी काम करेगा जो कि आपका केवीएस का होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।